इम्पोर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो समान अध्ययन का सिलेबस है उससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेशन है उसके क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो सामान्य अध्ययन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीआईसी प्रवक्ता में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो उसके मद्देनजर यह वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह संदर्भ में यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है। यह क्वेश्चन जो है आज की डेट में जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के जो अभी हाल फिलहाल में जो उपराष्ट्रपति थे धनकर, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो इस प्रकार इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वह रिक्त है और उसकी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। तो देखते हैं कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है लेकिन सदस्य नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को किस प्रकार की न्याय प्रदान की गई है। तो आपको बताना है कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अगर हम प्रियम्बल को देखते हैं तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये तीनों जो है आपको याद रखना है। इसके साथ में जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन उसकी बात करेंगे कि अगर समानता की बात की गई तो कितने तरीके की समानता की बात की गई है। ठीक है, तो न्याय तो याद रखिए, न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय कितने तरीके का है? 3। स्वतंत्रता की बात की गई है। जब फ्रीडम की बात की गई है तो उसमें विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, आस्था की और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये 5 जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है किसमें? प्रस्तावना में या प्रियम्बल में। समानता की बात की जाए तो समानता जो है 2 है, स्थिति और अवसर की समानता। ठीक है, तो इनका जो है नंबर भी आपको याद रखना होगा। न्याय कितना? 3। स्वतंत्रता कितनी? 5। कौन कौन सी? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम लोग इक्वालिटी की बात करें, समानता की बात करें, तो स्थिति और अवसर की समानता की बात की गई है और यह कितनी है? 2 है। ठीक, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, यहां भी जो प्रश्न आ रहा है वह प्रियम्बल से आ रहा है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दें। ठीक, तो यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही अंततः जाके जो प्रस्तावना बन गया। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। यह न्यायोचित नहीं है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, अगला है इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, यही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, प्रियम्बल चूंकि संविधान का भाग है, ठीक है, संविधान का पार्ट है, इस वजह से उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो एक स्पेशल केस आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जा रहे कि ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती है, ये भी बात सही है। तो जो प्रियम्बल है, संविधान की जो स्पेशल प्रोविजन है, ठीक, प्रावधान है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 4, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही उत्तर है। 1, 2 और 4 जो है स्टेटमेंट सही है। जो तीसरा है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, वह स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब बात आती है, यह बात जो है कब क्लियर होता है कि इसे संशोधित नहीं किया, इसे जो है संशोधित किया जा सकता है। ठीक है,
तो आपको जो एक केस है उसको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी और संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। देखिए, जो केस है वो है केशवानंद भारती मामले में, ठीक है। तो केशवानंद भारती वराम स्टेट केरल जो है वह 1973 का जो केस है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368, ठीक है, 368 के तहत इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको बदल नहीं सकता। तो बिना बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए हुए हम जो है संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन कर सकते हैं। तो हमें जो है क्या ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर किसका, संविधान का। तो जो संविधान की जो मूल संरचना है, जो मूल ढांचा है, उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप जो है जिस चाहे जहां पे चाहे आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना विशिष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती है। तो ये जो है प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक। इसके जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों जो लोअर कोर्ट है उनके कार्य की जांच करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो रिट है सेरेटोरी होगा, मैंडेमस क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस, उसमें आपको बताना है कि कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य की जांच करती है। तो यह है सर्टियोराई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आखिर ये है क्या, तो ये जो है सर्टियोराई एक उच्च अदालत द्वारा, ठीक है, उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत के कार्य की पुनः जांच के लिए, ठीक, पुनः जांच के लिए जारी की जाती है, ठीक है। अगर जो लोअर कोर्ट है कुछ उसने गलती किया है तो जो हायर कोर्ट्स हैं वह ऑर्डर दे सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, और वह जो रिट होती है वह सर्टियोराई कहलाती है। तो कार्य की पुनः जांच के लिए जारी की जाती है और यह अपीली अदालत द्वारा लंबित मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी जारी की जाती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, क्या, यह अपीली अदालत द्वारा लंबित मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही है। तो जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है वह होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाती है, संघीय सरकार की जब बात की जाती है, केंद्र सरकार की बात की जाती है, कि उसका कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो वो होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब इससे संबंधित जो आर्टिकल है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो यह बात है अनुच्छेद 165 में, जो आर्टिकल 165 है उसके अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है, ठीक है। तो जो एडवोकेट जनरल होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का कानूनी सलाहकार है, उसकी योग्यता क्या है, तो उसकी योग्यता है उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए और इसकी नियुक्ति करता कौन है, राज्यपाल। तो अनुच्छेद 165 यह कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को योग्यता वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है और उसका कर्तव्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक, नेशनल पंचायती राज जो दिवस है, ठीक है, वह कब मनाया जाता है। तो नेशनल पंचायती राज डे जो है वह हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब बात आती है कि 24 अप्रैल को क्यों, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कानून का जो है वो 24 अप्रैल को होता है, इस वजह से, ठीक। तो भारत में हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन संविधान
73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने को चिन्हित करता है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है वह जो इफेक्टिव होता है 73वां संविधान संशोधन, वह 24 अप्रैल 1993 से इफेक्टिव होता है। इस वजह से हर साल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है वह 24 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित न करने, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि न करने के लिए न्यूनतम आबादी कितनी है, तो यह जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वह है 20 लाख। कितना? 20 लाख। तो मामला यह है कि संविधान का अनुच्छेद 243 बी सब क्लास 2, क्या 243 बी सब क्लास 2 के अनुसार 20 लाख से अधिक आबादी न होने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। तो क्या आपको याद रखना है, जो 20 लाख की पॉपुलेशन है, अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो जो मिडिल लेवल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उसको नहीं रखा जाएगा। ठीक, तो यह जो बात कही गई है वह अनुच्छेद 243 बी सब क्लास 2 के अंतर्गत कही गई है। क्या? तो संविधान का अनुच्छेद 243 बी सब क्लास 2 के अनुसार 20 लाख से अधिक आबादी न होने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो है 3 लेवल की बात की गई है, और वो 3 लेवल हैं कौन? एक है विलेज, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वह स्थान था मद्रास। ठीक है, जो आज की डेट का चेन्नई है वो पहले जो है मद्रास कहा जाता था। तो यह जो डेट है आप याद रख सकते हैं। अगर बाय द वे डेट पूछा गया कि यह जो है नगर निगम कब बना था, तो पहला नगर निगम मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में 1688 में स्थापित किया गया था, और उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में इसी के समान जो है निगम स्थापित किए गए थे। तो जो सबसे पहला है वह 1688 में मद्रास में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है? मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में जो है यह एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मणिपुर 62 दिया है, गोवा 40 दिया है, उत्तर प्रदेश 403 दिया है और उत्तराखंड 70 दिया है। तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो है मणिपुर। मणिपुर के राज्य विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सीट जो है वो 62 नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जो सीटों की संख्या है वो है 60। कितनी है? 60, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 62। इस प्रकार जो है यही जो है मिसमैच है, और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ठीक, तो यह जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति भी ऑप्शन में है, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वहां पे निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ये भी ऑप्शन है। अब बात आती है कि यह निर्णय तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका वह क्या होगा? निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसके परामर्श से राष्ट्रपति अयोग्यता सिद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात आती है कि वह कौन सा मतलब कि इसमें जो आर्टिकल है वह कौन सा आर्टिकल है जो यह जो है बात कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल है 103, अयोग्यता से संबंधित विवाद का निपटारा जो है आर्टिकल 103 है। उसमें क्या बात कही गई कि यदि संसद सदस्य की अयोग्यता पर कोई प्रश्न उठता है तो निर्णय जो होगा वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से जो है वह निर्णय लेंगे,
परामर्श जो एडवाइस लेना है वो किससे ले रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ले रहा है, ठीक है। और यह बात जो है किस में कही जा रही है, आर्टिकल 103 के तहत की जा रही है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग होती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को जो सुझाव दिया है संसद सदस्य के अयोग्यता के संदर्भ में, तो यह बात जो है राष्ट्रपति को मानना ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाध्यकारी है, ठीक। तो ये चीज जो है अगर मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सेट कर दिए जाए तो ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो सिंपल क्वेश्चन है कैसे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता है उसका ध्यान रखना है इस तरीके के स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न ये है कि निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है, ठीक। तो इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है, उसको हटाने की पावर किसके अंदर में है, ठीक है। तो देखिए यह जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है हटाते हैं, ठीक है। तो जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वह 3 मेंबर की बॉडी है, ठीक है। इसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 उनको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको अगर हटाना हो तो वह प्रक्रिया क्या है, तो वह प्रक्रिया ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। तो निर्वाचन आयुक्त को केवल राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो निर्वाचन सुधार से, ठीक है। तो इलेक्शन रिफॉर्म के संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी दिनेश गोस्वामी के अंडर में। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे, निर्वाचन सुधार से। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। तो यह जो समिति है वो 1990 की है, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का गठन निर्वाचन सुधारों के लिए किया गया था और इसने मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और राजनीतिक दलों के पंजीकरण जैसे सुधारों पर सुझाव दिया था, ठीक है। तो इनके सजेशन जो है वो 3 पे थे, क्या, एक जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है वो, एक मतदान प्रक्रिया जो वोट डालने का जो प्रोसेस है वो, और राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन जैसे सुधार पर सुझाव इन्होंने दिया था। कौन थे ये, दिनेश गोस्वामी। और यह कब की कमेटी है, 1990 की। इसका संबंध किससे है, निर्वाचन सुधार से। अगला प्रश्न जो है फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। तो जो वित्त आयोग है उसका गठन कितने वर्षों के बाद होता है, तो हर 5 साल में जो है फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। तो देखिए ये जो प्रोविजन है वह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पहले गठित किया जाता है। अब जो अगला प्रश्न है वह राज्य वित्त आयोग से, ठीक है। तो जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंध में, ठीक, उससे जो है निकल कर आया राज्य वित्त आयोग। तो स्पेशली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह राज्य वित्त आयोग को वह संवैधानिक स्टेटस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक बॉडी के रूप में गठित होता है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग आज की डेट में क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है संवैधानिक निकाय है और यह बात जो है की गई है आर्टिकल 243 आई के तहत, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 243 आई है उसके तहत राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य और स्थानीय निकायों मतलब कि पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के विवरण की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदनों का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में
स्टेट काउंसिल भी है, ठीक है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। तो द्विसदनी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो यह जो है वह कब का है, तो यह है 1937 का, 1937 का। और डेट भी याद रखना है, वह डेट होती है 1 अप्रैल 1937। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदनों का अस्तित्व 1 अप्रैल 1937 को आया। अगला प्रश्न, वार्षिक बजट संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर साल बजट प्रस्तुत होता है उसकी बात जो है किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो ये है आर्टिकल 112। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो अब बात आती है, तो फिर अगर बजट शब्द नहीं है तो उसके स्थान पे क्या है, तो उसके स्थान पे है वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण की बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके नाम का जो है उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण है, न कि बजट शब्द है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो केंद्र सरकार की आय व्यय का अनुमान प्रस्तुत करता है। अब जो इसमें अन्य जो अनुच्छेद आर्टिकल मेंशन किए गए वह किससे संबंधित है उसको भी देख लीजिए। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, जो मनी बिल है, ठीक है, उसकी परिभाषा देता है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक और अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 118 जो आर्टिकल 118 है संसद की नियमावली से जुड़ा हुआ है। तो इन अनुच्छेदों को भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, सिंपल सा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अक्सर जो है पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इस प्रश्न को रखा गया है। तो वह है आर्टिकल 155। तो जो अन्य आर्टिकल हैं वह क्या कहते हैं उसको भी एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 155 है क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब जो अन्य अनुच्छेद है वो क्या कहते हैं, तो देखिए जो आर्टिकल 153 है वह यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के होने का प्रावधान करता है। तो हर एक स्टेट में एक क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। यह बात की जाती है आर्टिकल 153 के तहत, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है। ओके, तो 154 क्या कहता है, यह राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट गवर्नर के, वह जो है उल्लेख करता है आर्टिकल 154। 155 जो कि प्रश्न में था, यह स्पष्ट रूप से राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है। अब इसी के साथ आर्टिकल 156 को भी देख लीजिए, यह राज्यपाल के कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होगा और इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो वह जो हटाने की रिमूवल प्रोसेस है वह आर्टिकल 156 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय वेतन और भत्ते होंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही राज्यपाल जो है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। तो उस स्थिति में जो वो राज्यपाल होंगे उनका देय और भत्ते होंगे वह किस तरीके से डिसाइड होता है, तो यह डिसाइड होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा आदेश से राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में वितरित किए जाएंगे। यह है ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रपति द्वारा आदेश से राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में वितरित किए जाएंगे। तो संविधान, और यह बात की जाती है संविधान के अनुच्छेद 158(3)(a) के तहत, ठीक है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 158(3)(a) है उसके अनुसार जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्तों का राष्ट्रपति द्वारा आदेश से राज्यों के बीच जो है वितरित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, वो है यह अनुच्छेद
यह जो आर्टिकल है 153A उसको ध्यान रखिएगा, यह बात जो है क्लियर की गई है आर्टिकल 158 सब क्लॉज 3A में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न भी जो है कई बार एग्जाम में घूम चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को अनिवार्य रूप से किसकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए? ठीक है, तो वह है राज्य की विधानसभा। जो स्टेट असेंबली है उसकी मंजूरी जो है वो जरूरी होती है राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाने पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। ठीक है, तो जब केंद्रीय मामले होते हैं उस समय जो है अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाना होता है तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल 123 का जो है इस्तेमाल करके जो अध्यादेश जारी करते हैं। जब राज्य में ऑर्डिनेंस जो है लाना होता है, अध्यादेश लाना होता है, तो राज्यपाल जो है अपनी शक्ति का उपयोग अनुच्छेद 213 की में जो पावर है अध्यादेश जारी करने का उसका उपयोग करके लाते हैं। तो ये जो दोनों अनुच्छेद है वो याद रखिएगा, राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल जो है 213 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्डिनेंस है उसकी वैलिडिटी अगर राज्यसभा जो है अगर स्टेट में जो स्टेट असेंबली है राज्य विधानसभा है अगर वह 6 सप्ताह के अंदर मंजूरी नहीं देती है तो वह अध्यादेश जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, यह जो 6 सप्ताह का जो टाइम पीरियड है वो याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस होते हैं उनको अपना त्याग पत्र देना है, तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। तो संविधान के अनुच्छेद 124(2)(a) के अनुसार न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने हाथ से लिखकर पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी जस्टिस को अपना त्याग पत्र देना है, ठीक है, और कहाँ का जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे और यह बात जो है अनुच्छेद 124(2)(a) के तहत की गई है। ठीक, अगला प्रश्न ये है कि भारत में न्यायिक समीक्षा मतलब कि जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वह किसको दी गई है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय। तो जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जैसे कोई संसद के द्वारा कानून बना और वह कानून जो है संविधान संगत अगर ना हो तो क्या? संविधान संगत अगर नहीं हो, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता हो तो जो सुप्रीम कोर्ट है अपना जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करते हुए उस कानून को नल एंड वाइड कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक, तो जैसा कि हाल फिलहाल में अगर हम लोग 99वें संविधान संशोधन की बात करें उसके तहत NJAC की बात की गई थी। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। ठीक, तो संसद के द्वारा यह पारित कानून था लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि संविधान की मूल भावना के तहत यह नहीं था। तो याद रखिएगा यह जो न्यायिक समीक्षा की पावर है सर्वोच्च न्यायालय के साथ जो है उच्च न्यायालय को भी दी गई है। तो न्यायिक समीक्षा संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है और यह उच्च न्यायिक संस्थाओं तक सीमित है। नेक्स्ट, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने के लिए रिट जारी करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने के लिए रिट जारी करता है तो यह कहलाएगा मैंडेमस। क्या कहलाएगा? मैंडेमस, ऑप्शन बी। तो मैंडेमस सार्वजनिक कर्तव्य सुनिश्चित जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक ड्यूटीज है, ठीक है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए असर्शन कहा गया है और दूसरे को कारण रीजन कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो यह तो स्टेटमेंट सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ये भी सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों तो सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, यह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है, जो माइनॉरिटी शब्द है वो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। क्या, तो अल्पसंख्यक शब्द जो है कहीं भी संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 29 और 30, 350 ए 350 बी में इसका उल्लेख है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट तो सही थे, लेकिन अभिकथन जो कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता था, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य की जो बात की जाती है, ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है, वो संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है, मतलब कि सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनको लेकर अगर बात करें तो न्यूनतम जो संख्या होगी वह 12 से कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। तो संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और बशर्ते कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, तो 12 से तो कम भी नहीं होगी, सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी संख्या को अगर मिला लिया जाए तो। लेकिन अगर हम अधिकतम की बात करें तो यह जो एक लिमिट जो फिक्स की गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम बताना है जिसके तहत यह बोला गया कि राज्य में मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनको मिला के जो राज्य विधानसभा है उसकी 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो यह बात जो है किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी ये बताना है। ठीक है, यह बात जो है राज्य के लिए भी कही गई थी और यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी की गई थी। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है वहां पे भी बात कही गई थी कि वहां पे संसद में कि अगर हम लोग बात करें, ठीक, केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके यह संख्या जो है संसद की स्ट्रेंथ का, जो संसद में सदस्यों की संख्या उसके 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो यह संविधान संशोधन कौन सा था यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और उसका वर्ष भी बताएंगे। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।